अपन बात कर रहे थे ब्याज के दर के सिद्धांतों की। तो उसमें अपन ने 2 सिद्धांत देख लिए थे। एक सिद्धांत था ब्याज का त्याग और प्रतीक्षा का सिद्धांत, दूसरा एजियो या ऑस्ट्रियन ब्याज सिद्धांत था। अब आज हम बात करेंगे फिशर का समय पसंदगी ब्याज का सिद्धांत। प्रोफेसर फिशर ने बॉम-बवार्क के सिद्धांत में कुछ संशोधन कर उसको नया रूप दिया। फिशर का सिद्धांत समय पसंदगी को अधिक महत्व देता है। फिशर के अनुसार मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण नहीं देता, बल्कि ऐसा करना उसकी मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक वरीयता में निहित है। यदि वर्तमान और भविष्य दोनों समान रूप से निश्चित होवें तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। जैसा कि वर्तमान और भविष्य में समान राशि देने का वचन किया जाए तो वह निश्चय ही उस राशि को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में ही लेना पसंद करेगा। यदि व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान में ही व्यय करने को ज़्यादा व्याग्र रहता है या उत्सुक रहता है, अतः व्यय की इस व्याग्रता या आतुरता को रोकने के लिए उसे वर्तमान में जो प्रलोभन देने की आवश्यकता है उसी का नाम ब्याज है। मनुष्य को अपनी आय को वर्तमान में व्यय करने की आतुरता और व्याग्रता जितनी अधिक होगी, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार ब्याज की दर मनुष्य की व्यय करने की व्याग्रता पर निर्भर करती है। फिशर के अनुसार ब्याज की दर मनुष्य की व्यय करने की व्याग्रता पर निर्भर करती है। फिशर के अनुसार ब्याज समय पसंदगी की क्षतिपूर्ति है जो आय को वर्तमान में व्यय करने की व्याग्रता पर निर्भर है। और ये जो समय की पसंदगी है ये फिशर के अनुसार कई तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें पहला है आय का आकार और मात्रा। निर्धन व्यक्ति अपनी आय कम होने के कारण आय को वर्तमान में ही व्यय करने को अधिक व्याग्र रहते हैं, जबकि धनी व्यक्ति इतने आतुर नहीं होते क्योंकि उनकी बहुत सी आवश्यकताएं पहले से ही संतुष्ट हो चुकी होती हैं। अतः निर्धन व्यक्तियों की समय पसंदगी धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा तत्व जो इन्होंने बताया वो है व्यक्ति का स्वभाव भी वर्तमान में ही व्यय की आतुरता को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति दूरदर्शी और विवेकशील होते हैं वे अपने कुटुंब के भावी जीवन को अधिक सुखमय देखना चाहते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति वर्तमान में अधिक व्यय करने को व्याग्र नहीं रहते हैं। उनके लिए समय पसंदगी कम होती है, जबकि अदूरदर्शी व्यक्ति भविष्य के प्रति लापरवाह होकर वर्तमान में अधिक व्यय को आतुर रहते हैं, अतः उनके लिए समय पसंदगी अधिक होती है। तीसरा तत्व है आय का समय अवधि में वितरण। समय पसंदगी आय के वर्तमान और भविष्य के वितरण पर भी निर्भर करती है और इसके अंतर्गत 3 दशाएं संभव है। पहला है समान आय वितरण। अगर किसी व्यक्ति की आय जीवन भर एक समान रहे तो वर्तमान में व्यय की व्याग्रता उसके स्वभाव, आय की मात्रा और भविष्य को बट्टा करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा है प्रगतिशील आय। अगर व्यक्ति की आय उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है तो वह वर्तमान में अधिक व्यय करने को आतुर रहता है, क्योंकि उसे भविष्य में तो और अधिक आय की संभावना है, इसलिए समय पसंदगी उसकी अधिक होगी। घटती हुई आय अगर है तो व्यक्ति की आय उसकी उम्र में वृद्धि होने के साथ साथ आय कम होने की संभावना रहती है, तो वह अपनी वर्तमान आय को व्यय करने को अधिक आतुरता नहीं होगा और वर्तमान आय में से अधिकाधिक बचाने का प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए समय वरीयता कम होगी और थोड़ी ब्याज दर पर भी वह बचाने को प्रेरित होगा, क्योंकि भविष्य को बट्टा करने की दर कम है। चौथा तत्व इन्होंने बताया भविष्य में आय की निश्चितता। जितनी भी व्यक्ति को अपनी भविष्य की आय प्राप्ति की निश्चितता अधिक होती है, उतनी ही वो आय को वर्तमान में व्यय करने को अधिक व्याग्र होगा। इस कारण उसको समय पसंदगी अधिक होगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में पैतृक संपत्ति या ऊंची आय की निश्चितता हो तो वह वर्तमान आय को व्यय करने
को अधिक व्याग्र रहेगा। इसके विपरीत भविष्य में आय की निश्चितता कम होने पर समय पसंदगी कम होगी। तो इससे ये स्पष्ट है कि समय पसंदगी आय को वर्तमान में व्यय करने की आतुरता पर निर्भर करती है। जितनी ही समय पसंदगी अधिक होगी उतनी ही ब्याज की दर ऊंची होगी। ब्याज की दर और समय पसंदगी में प्रत्यक्ष संबंध है। इसकी कुछ मान्यताएं भी इन्होंने दी और उसकी फिर कुछ आलोचनाएं भी इस सिद्धांत की गई, जिसमें पहली आलोचना तो ये है कि ये सिद्धांत भी एक पक्षीय है, क्योंकि ये भी पूंजी के पूर्ति पक्ष पर ही ध्यान देता है और मांग पक्ष की उपेक्षा करता है। ये सिद्धांत केवल ये बताता है ब्याज क्यों लिया जाए, इस पर इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि ब्याज क्यों दिया जाता है। दूसरा है इसकी गलत मान्यताएं। इस सिद्धांत की दो आधारभूत मान्यताएं, एक तो द्रव्य की क्रय शक्ति और दूसरा है बचतकर्ताओं की परिस्थितियां वर्तमान और भविष्य में स्थिर और समान रहती हैं। ये दोनों ही वास्तविक जीवन से परे हैं। व्यवहारिक जीवन में द्रव्य की क्रय शक्ति और बचतकर्ता की परिस्थितियां दोनों में परिवर्तन होता रहता है। तीसरी आलोचना इसकी है बचतकर्ताओं की मनोवैज्ञानिक धारणाओं को सही मापकर ब्याज दर के निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित करना संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कीन्स के ब्याज के सिद्धांत के लिए इस सिद्धांत ने मार्ग प्रशस्त किया है और इसी सिद्धांत के आधार पर आधुनिक ब्याज की दर के सिद्धांत की रचना की गई। चौथा जो हमारा सिद्धांत है वो है ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक माल्थस, जेबीसे और कैरे आदि अर्थशास्त्री हैं, जिनका बाद में जर्मन अर्थशास्त्री वान थ्यूथन ने भी समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता द्वारा होता है। साहसी और उत्पादक पूंजी की मांग उसकी उत्पादकता के कारण करते हैं और उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ब्याज दे सकते हैं। ज्यों-ज्यों उत्पादन में पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं तो पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होने के कारण घटती जाती है। दीर्घकाल में ब्याज की दर की प्रवृत्ति पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की होती है। अगर ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अधिक हो तो उत्पादक को पूंजी के प्रयोग में हानि रहती है, अतः वह पूंजी की इकाइयाँ घटाएगा। इससे पूंजी की सीमांत उत्पत्ति बढ़कर ब्याज दर के बराबर हो जाएगी और अगर ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता से कम है तो उत्पादक को अधिक लाभ रहने से वो पूंजी की पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करेगा, पर उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होने पर उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही होगी। इस तरह ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ब्याज निर्धारण के लिए वितरण के सामान्य सीमांत उत्पादकता सिद्धांतों का प्रयोग मात्र है, जिनकी वे भी मान्यताएं हैं जो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की हैं, जो अपन पहले देख चुके हैं। ब्याज की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना। ब्याज की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की उनकी गलत मान्यताओं और अपूर्णताओं के कारण कड़ी आलोचना की जाती है। जो पहली आलोचना इसकी है ये है कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है। ये सिद्धांत केवल पूंजी की मांग पक्ष पर बल देता है जबकि पूर्ति पक्ष की उपेक्षा करता है। ये सिद्धांत केवल ये बताता है कि ब्याज क्यों दिया जाता है, ये पूंजी की उत्पादकता के कारण दिया जाता है, लेकिन ये सिद्धांत ये नहीं बताता कि बचतकर्ता ब्याज क्यों लेता है। इसलिए ये सिद्धांत भी अपूर्ण और एक पक्षीय है। दूसरा है कि मांग पक्ष की विवेचना भी अधूरी है। अनुत्पादक कार्यों के लिए दिए गए ऋणों पर ब्याज का ये सिद्धांत विश्लेषण नहीं करता है। ये तो पूंजी को उत्पादक मानकर चलता है और व्यवहार में ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही नहीं लिए जाते, वरन बहुत से ऋण अनुत्पादक और उपभोग कार्यों के लिए भी लिए जाते हैं। अतः उसमें सीमांत उत्पादकता के अभाव के बावजूद भी ब्याज क्यों दिया और लिया जाता है, ये सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है।
तीसरी आलोचना इसकी है कि ब्याज की उत्पत्ति का एकमात्र कारण पूंजी की उत्पादकता ही नहीं बल्कि अन्य कारण भी हैं। ये सिद्धांत पूंजी की उत्पादकता और ब्याज दर में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध मानता है, अर्थात पूंजी की उत्पादकता बढ़ने पर ब्याज की दर भी बढ़ती है, पर ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल विपरीत हैं। प्राचीन काल की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता अभी काफ़ी बढ़ गई है, किंतु ब्याज की दर में पहले की अपेक्षा कमी की प्रवृत्ति है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ब्याज की दर केवल पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि अन्य कारणों पूंजी की पूर्ति, धनी और ऋणी के संबंधों, समय की पसंदगी और मौद्रिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। फिशर ने ये मत भी व्यक्त किया था कि उत्पादकता में वृद्धि करते ही ब्याज की दर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता है। चौथा है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर निर्धारित नहीं करती बल्कि स्वयं उससे निर्धारित होती है, अर्थात पूंजी की सीमांत उत्पादकता स्वयं ब्याज दर पर आश्रित नहीं रहती है। जब ब्याज की दर ऊंची हो तो उत्पादक कम पूंजी का प्रयोग करेगा, इससे पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची होगी, और अगर ब्याज की दर नीची है तो पूंजी की अधिक इकाइयां प्रयुक्त किए जाने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता नीची होगी। अतः ये अनिर्धारणीय स्थिति उत्पन्न कर देता है। पांचवी आलोचना इसकी है कि ये दीर्घकालीन सिद्धांत है, ये ब्याज दर के अल्पकालीन निर्धारण के विश्लेषण में असमर्थ है और इसकी विशेष उपयोगिता नहीं रह जाती है। फिर इसकी मान्यताएं भी अवास्तविक हैं। ये सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, पूंजी की पूर्ण गतिशीलता, सीमांत उत्पादकता को माप सकना, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, पूर्ण प्रतिस्थापन, ये सब अव्यावहारिक मान्यताएं हैं जो वास्तविक जीवन से परे है। इसलिए इस सिद्धांत का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता है। फिर ये सिद्धांत हमें वृत्ताकार तर्क में धकेल देता है। हम पूंजीगत पदार्थों के मूल्य ब्याज दर पर आधारित मानकर ही निर्धारित करते हैं, पर ब्याज दर को ज्ञात करने के लिए हमें पहले पूंजी पदार्थ के मूल्य का ज्ञान आवश्यक है। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होने से पहले ही अनिर्धारणीय बन जाते हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में अनेक कमियों के बावजूद भी ये पूंजी की मांग पक्ष की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करता है तथा आधुनिक सिद्धांत का एक आधार स्तंभ है। यह सिद्धांत ये भी स्पष्ट करता है कि ब्याज दर कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायोगिक विश्व में पूंजी की उत्पादकता कभी भी शून्य होने की संभावना नहीं है। बाकी का आगे देखेंगे।